अध्याय 71 उल्टी गिनती। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगा कि मैं किसी भयानक अलौकिक घटना से टकरा गया हूँ। जब सब ने देखा कि यह बस एक इंसान बाहर आ रहा है तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने मक्खी निगल ली हो। आपके चेहरों पर इन भावों से मैं समझ गया कि आप निराश हैं। बाहर एक इंसान आया, कोई भूत नहीं। रोहित चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कमरे से बाहर निकला। तुम कौन हो? मितेश के चेहरे पर थोड़ी उदासी आई और उसने तुरंत पूछा। उसने रोहित की वजह से अपना ध्यान नहीं हटाया। इस समय कमरे से बाहर आने वाला कोई भी इंसान जरूर समस्या वाला होगा, क्योंकि उसने पहले ही यह पक्का कर लिया था कि किराए के घर में रोनी ही अकेला इंसान था। रोहित ने चारों ओर देखा, फिर कहा, पहले मैंने बाहर किसी को अपने परिवार के सदस्य का अपहरण करने की कोशिश करते हुए सुना। वे उनका उपयोग मुझसे जबरन वसूली और लूटपाट करने के लिए करना चाहते थे। मैंने गलत नहीं सुना, है ना? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सबसे लंबे वाले। उसकी नज़र मितेश पर पड़ी। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बच्चे। ऐसा मत दिखाओ कि तुमने सुना नहीं, मितेश ने अपने बगल के लोगों को इशारा करते हुए कहा। दो वयस्क पुरुष, जो अच्छे नहीं लग रहे थे, रोहित की ओर चलने लगे। लग रहा था कि वे कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। हालांकि कुछ अजीब हुआ। इन दो वयस्क पुरुषों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने अपने सामने रोहित को बिल्कुल देखा ही नहीं था। वे उसके पास से गुजरे और कमरे में चलते चले गए। मैं उत्सुक हूँ, ये जानते हुए कि दुनिया में अलौकिक घटनाएं होती हैं, कि भयानक भूत घूमते हैं और जीवित और मृत के बीच घोस्ट टैमर्स होते हैं, तो फिर कुछ लोग अभी भी हमारे जैसे लोगों को उकसाने की हिम्मत क्यों करते हैं? दोस्त, क्या तुम समझाना चाहोगे? रोहित ने दरवाज़ा आसानी से बंद कर दिया। बस इसी तरह वे दो वयस्क पुरुष चुपचाप कमरे में गायब हो गए। आगे कोई शोर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है। तुम वह नए आए हुए रोहित नहीं हो क्या? अचानक मितेश को उस फाइल की जानकारी याद आई। क्या उसके सामने वाला इंसान वही नया घोस्ट टैमर नहीं था जिसका रोनी से संपर्क हुआ था? रोहित ने कहा, तुम्हें अब याद आया, तुम्हारी याददाश्त सच में इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन पुराने सवाल पर वापस आते हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या ये साफ नहीं है? पैसे के लिए, मितेश ने व्यंग्य किया। दुनिया को अलौकिक घटनाओं के बारे में पता चलने से पहले लोग पैसे के लिए लूटपाट और हत्या करने की हिम्मत करते थे। अब तो क्या ही कहें। क्या तुम जानते हो कि हमारा काम कितना फ़ायदेमंद है? अगर पैसा सही हो तो हम असली भूतों का भी सामना करने की हिम्मत करेंगे। तुम जैसे घोस्ट टैमर्स की तो बात ही क्या है। 1 मिलियन तुम्हारी जिंदगी के लिए शायद थोड़ा कम हो, लेकिन 10 मिलियन के लिए किसी को आत्महत्या करने के लिए दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो इसे करेंगे। पैसे के लालच को कम मत आंको। तुम अभी भी हाई स्कूल के सीनियर साल में हो, है ना? समाज की क्रूरता तुम्हारी कल्पना से परे है। ज्यादातर सामान्य लोग दुनिया के अंधेरे पक्ष के संपर्क में कभी नहीं आएंगे, इसलिए मुझे दिल कठोर होने के लिए दोष मत दो। रोनी को दोषी ठहराओ कि वह इस बड़े फायदे को अपने पास रखने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं था। बेशक तुम भी सक्षम नहीं हो, और आज यहाँ आना सबसे मूर्खतापूर्ण चीज थी जो तुम कर सकते थे। रोहित ने रोनी को देखा, जो जमीन पर कीलों से जकड़ा हुआ था और खून से लथपथ था। ईमानदारी से, इससे उसे असहजता हुई, खासकर अब जब इन लोगों ने उस पर अपनी नज़रें जमा ली थीं। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? उसने अपनी नज़र हटाई और उसके हाथ के पीछे एक चीरा दिखाई दिया जिसमें एक खून जैसी लाल आंख दिखी। मैं तुम्हें चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक सच बता रहा हूँ, बच्चे। मैंने आज उस डिब्बे पर अपनी नज़रें जमा ली हैं, और तुम दोनों में से कोई भी इसके बिना यहाँ से नहीं जाएगा। मितेश ने अपनी कमर से एक लाठी निकाली और इसे लापरवाह तरीके से झटका। लाठी बढ़ गई। सोने की बनी। रोहित ने एक झलक देखी। मितेश ने कहा, यह खास तौर पर तुम घोस्ट टैमर्स से निपटने के लिए बनाई गई है। सिर्फ यही तुम आधे भूतों को सच में चोट पहुंचा सकती है। सोने पर सिर्फ भयानक भूतों की शक्ति का असर नहीं होता। ये सोचना कि तुम पूरी तरह से एक घोस्ट टैमर को रोक सकते हो, क्या तुम थोड़े ज्यादा ही भोले नहीं हो? रोहित ने कुछ मजे से कहा, क्या तुमने सच में सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि तुमने रोनी से निपटा है, तुम दूसरों के साथ भी ऐसा ही कर सकते हो? तुम घोस्ट टैमर्स को क्या समझते हो? लगता है कि जो इस दुनिया की क्रूरता को नहीं समझता, वह मैं नहीं, तुम हो। तुम पैसे के लिए अलौकिक घटनाओं से निपटने की हिम्मत नहीं करते। तुम सिर्फ अपनी संख्या पर निर्भर रहने और उन लोगों को लूटने और जबरन वसूली करने के लिए गंदे तरीकों का इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हो, जो बड़ी मुश्किल से भयानक भूतों को काबू कर पाए हैं। तुम लोग जानवरों से भी बदतर हो। मितेश ने तिरस्कार के साथ कहा, यह वह बिजनेस है जिसे हम चलाते हैं, हमें ज़मीर पर भाषण दे रहे हो। भोलेपन। कार्रवाई करो, इस आदमी को पहले काबू करो। उसकी बातें सिर्फ समय बर्बाद करने की एक चाल थी। उसके आदमी पहले ही उसके पीछे खामोशी से खुद को तैयार कर रहे थे। आवाज़ धीमी हुई। लगभग हर किसी के हाथों में एक नाजुक हैंड क्रॉसबो दिखाई दी। और लगभग उसी समय सभी हैंड क्रॉसबो ने खास तौर पर बनाए गए बोल्ट चलाए। हर एक बोल्ट एक सुनहरी डोरी से जुड़ा हुआ था। सुनहरी डोरी भी खास थी, बहुत मजबूत और सोने की विशेषताओं के साथ।
एक बार जब ये लग जाती थी तो सुनहरी डोरी एक भूत को भी रोक सकती थी, उसे कसकर लपेट सकती थी। यह विदेशों में शोध की गई युद्ध रणनीतियों का हिस्सा था, जिसका उपयोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेष बल भयानक भूतों से निपटने के लिए करते थे। हालांकि एक बार जब ये ज्ञात हो गया तो उन्होंने पाया कि यह घोस्ट मास्टर्स के खिलाफ खास तौर पर प्रभावी थी, लेकिन भूतों के खिलाफ इतनी नहीं। इस वजह से उन जैसे लोगों ने यह तरीका सीख लिया था। शूटिल्ड, तीर उड़े और सीधे रोहित के शरीर में घुस गए। कांटेदार तीर उसके शरीर में घुस गए, जिससे पीछे लगी सुनहरी डोरियां तुरंत तनाव में आ गईं। 6 या 7 तीर उसमें घुसने से और सभी के तनाव में आने से रोहित तुरंत जमीन पर गिर गया, मर गया। मितेश एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। रोनी इतना सख्त था, रोहित सिर्फ एक ही वार में कैसे मर गया? नहीं, कुछ गलत है, ये रोहित नहीं है। फिर उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसने देखा कि जमीन पर पड़ा हुआ व्यक्ति वास्तव में उसका एक अधीनस्थ था जो पहले कमरे में घुसने के बाद गायब हो गया था। ये कब हुआ? वास्तव में क्या हुआ? ठक ठक टिल्ड, उन्हें पता ही नहीं चला। रोहित सोफे पर बैठा था। उसने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, वाह, ये शानदार था। अभी अभी का ऑपरेशन पानी की तरह सहज था। पहले अपने अधीनस्थों की तैयारियों के लिए समय खरीदने का नाटक किया, फिर एक बेहतरीन वार जिसके बाद तुरंत काबू कर लिया गया। एक अनुभवी पेशेवर के लिए सच में सराहनीय है। अब मैंने देखा कि तुम घोस्ट मास्टर्स से कैसे निपटते हो। मैंने ध्यान दिया है। मैं भविष्य में और ज्यादा सावधान रहूंगा। ये तुम्हारी हरकत थी। मितेश का चेहरा बेहद अप्रिय था। रोहित की भूतिया क्षमताएं परेशान करने वाली लग रही थीं। क्या यह एक भ्रम था, या क्या वह किसी इंसान की सोच को बदल सकता था? शायद वह किसी को उसकी जगह पर ला सकता था। अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत कम जानकारी थी। अभी मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। मेरे पास समय सीमित है, 3 मिनट। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। अच्छा जवाब दो और तुम जिंदा रह सकते हो। गलत जवाब दो, माफ करना, तुम फिर भी जिंदा रह सकते हो, लेकिन नर्क में। साथ ही समय बर्बाद करने की कोशिश मत करना। जब समय पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए खुद ही चुनाव करूंगा। रोहित का चेहरा भी ठंडा हो गया था। उसने इन लोगों के काम की क्रूरता देखी थी। उन्होंने 10 सेकंड से भी कम समय में एक आदमी को मार दिया। अगर उसने पहले से ही एहतियात न बरती होती तो वह भी खत्म हो गया होता। कोई आश्चर्य नहीं कि रोनी उनके हाथों में फंस गया। उसके घोस्ट ब्लड में बहुत ज्यादा कमी थी। भूतों के खिलाफ शक्तिशाली, लेकिन इंसानों के खिलाफ बेकार लगती थी। हालांकि इस दुनिया में इंसान को सिर्फ भूतों से ही नहीं बल्कि इंसानों से भी निपटना पड़ता है। अब उल्टी गिनती शुरू होती है। पहला सवाल, तुम्हें किसने भेजा? ये सही तरीका नहीं है। इससे लगता है कि पर्दे के पीछे कोई है। चलो इसे ऐसे कहते हैं, तुम इस काम से किसके पैसे कमा रहे हो? ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला, उसे कॉफ़ी टेबल पर रखा और 3 मिनट की उल्टी गिनती दिखाई दी। ये वह जिंदगी की उल्टी गिनती थी जो रोहित ने इन लोगों के लिए तय की थी। अध्याय 72, मुकाबला। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ मेरे पूछने पर मैं तुम्हें बता दूंगा? मैं क्लाइंट की जानकारी नहीं बताऊंगा, ये हमारे पेशे का एक नियम है, मितेश ने कहा। नियम बदले जा सकते हैं, रोहित ने कहा। जो लोग नियमों को तोड़ते हैं उनका अंत बहुत बुरा होता है, मितेश ने टिप्पणी की। रोहित ने अपने फ़ोन पर उल्टी गिनती की ओर इशारा किया। तो फिर तुम कैसे निश्चित हो सकते हो कि मेरे हाथों में पड़ने से तुम्हारा अंत अच्छा होगा? अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ सकता हूँ। उसकी नज़र दूसरों की तरफ घूमी। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें रोनी और मुझसे निपटने के लिए किसने भेजा था? जो भी बोलेगा मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन सिर्फ एक ही जगह है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इसका सम्मान करोगे। हालांकि सूट पहने हुए लोग ऐसे थे जैसे वे गूंगे हों, एक शब्द भी नहीं बोले। हम सब ने गोपनीयता के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हम में से किसी से भी एक शब्द निकालने की कोशिश करके अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हारी क्षमता काफ़ी खास है, लेकिन चूंकि तुम एक घोस्ट डोमेन मास्टर बन गए हो, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी जिंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ऐसा करते हैं, मैं इस सौदे को छोड़ देता हूं और हम दोनों ऐसा दिखा सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? मितेश का चेहरा गंभीर हो गया। उसे पता था कि रोहित परेशान करने वाला है। इसके अलावा वह चालाक था, एक छोटे भेड़िए के बच्चे की तरह, दिखने में एक कुत्ते की तरह हानिरहित। लेकिन अगर तुम उससे सच में निपटते तो वह तुम्हारा एक हिस्सा काट लेता। रोहित ने उसे अजीब तरीके से देखा और कहा, तुम मेरे दरवाजे पर आते हो, मेरे बिजनेस पार्टनर को इस तरह से मारते हो, उसे ज़मीन पर कीलों से जकड़कर यीशु की तरह रख देते हो, और फिर मेरे परिवार को अगवा करने, मेरी संपत्ति लूटने की कोशिश करते हो। आमने सामने मिलने के बाद तुम बेतरतीब ढंग से गोलियां चलाना और बांधना शुरू करते हो, और अब तुम मुझसे कहते हो कि ऐसा दिखाओ कि कुछ भी नहीं हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ? अगर तुम पहले सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो ठीक है, रोनी और मैं इसका खुद पता लगा लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम सभी एक बार फिर से कुछ समझो। यहाँ पर असली मालिक कौन है?
जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसने लिविंग रूम की लाइटों पर नजर डाली। जट टिल्ड, बिजली की एक हल्की सी आवाज आई और किसी को पता चले बिना ही चमकदार सफेद लाइटें अचानक रंग बदल चुकी थीं। वे एक हल्के लाल रंग की हो गईं। लाल रोशनी जल उठी, पूरे लिविंग रूम पर एक लाल चमक डाल रही थी, जैसे किसी बार के लाइट टेक्नीशियन ने इसे जानबूझकर इस तरह सेट किया हो। हालांकि ये सिर्फ लिविंग रूम नहीं था जिसे लाल चमक ने घेरा था। जब मितेश ने गलती से खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि बाहर की पूरी दुनिया लाल रंग में डूबी हुई थी। आसपास की खामोशी एक भयानक चेतावनी का एहसास दिला रही थी। तो हम किसके साथ शुरू करें? रोहित धीरे धीरे सोफे से खड़ा हुआ, उसकी आंखें इन लोगों को देख रही थीं। उसी पल रोनी, जो जमीन पर कीलों से जकड़ा हुआ था और दुनिया को लाल रोशनी में डूबा हुआ देखा, उसका रंग बदल गया। घोस्ट डोमेन। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहित सच में घोस्ट डोमेन का उपयोग करेगा। ऐसा लग रहा था कि वह अब गंभीर था। मितेश, तुम बेहतर होगा कि रोहित का सहयोग करो, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। वह मेरी तरह बिल्कुल नहीं है, उसके भूत वे सुलझाए नहीं जा सकते, रोनी ने बीच में कहा। ऐसा लग रहा था कि वह सलाह दे रहा था, लेकिन यह वास्तव में रोहित को अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से हासिल करने में मदद करने के लिए था। एक अच्छा पुलिसवाला दूसरा बुरा पुलिसवाला बनकर एक सही मेल बना रहे थे। घोस्ट डोमेन से कोई बच पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह से रोहित के मूड पर निर्भर था, और यह कुछ ऐसा नहीं था जिससे साधारण लोग निपट सकें। सुलझाए न जा सकने वाले भूत। मितेश ने तिरस्कार किया, मेरी नज़रों में कोई भी ऐसी क्षमता नहीं है जिसे पार न किया जा सके। जब तक तुम अभी भी इंसान हो, तुमसे निपटने का एक तरीका है। जैसे ही वह बोला, उसने अचानक अपने हाथ में एक पिस्तौल दिखाए। धाया धाया धाया। रोहित के माथे और छाती पर लगातार 3 गोलियां चलाई गईं। इतनी कम दूरी पर चूकना नामुमकिन था। धड़ाम चल गया। अगले ही पल रोहित, जो अभी अभी खड़ा हुआ था, तुरंत जमीन पर गिर गया क्योंकि उसके चारों ओर खून तेजी से जमा हो गया। मर गया। मितेश की नज़र तेज हो गई और वह ज्यादा उत्साहित नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह जांच कर पाता, लाल रोशनी हल्की सी टिमटिमाई। उसने पाया कि जमीन पर तड़पता हुआ, खून बहता हुआ शरीर वास्तव में उसका एक अधीनस्थ था। रोहित फिर से गायब हो गया था। बॉस, क्या क्या हो रहा है? साहिल क्यों मर गया? क्या वह अभी अभी नहीं था? एक अधीनस्थ चौंक गया, अपने साथियों पर जल्दी से नजर डालते हुए। उसके बगल वाला व्यक्ति किसी समय रोहित से बदल दिया गया था। रोहित ने उसे देखकर मुस्कुराया। दिखने में मासूम और हानिरहित, फिर भी इसमें एक भयानक खौफ था। तुम पहले हो, रोहित ने कहा जैसे ही उसने अचानक आदमी की गर्दन पकड़ी और उसे आगे धकेल दिया। धाया टिल्ड। मितेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे गोली चलाई। रोहित एक बार फिर जमीन पर गिर गया, लेकिन वहां लेटे हुए लाश एक बार फिर एक और अधीनस्थ में बदल गई। सिर्फ एक पल में 3 लोग उसके खुद के हाथों से मर गए थे। मितेश का चेहरा भावहीन था, हमेशा की तरह उदासीन। बाहर आओ, अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ। डिंग डोंग टिल्ड। अगले ही पल छत से एक गोली गिरी जो उसके सिर पर जा गिरी। गोली सुनहरी और पारदर्शी थी, जो पीतल की नहीं बल्कि खास तौर पर सोने से बनाई गई थी। एक सुनहरी गोली। तुमने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है, लेकिन अफसोस, आज का दिन तुम्हारा बदनसीब दिन है क्योंकि तुम मुझसे निपट रहे हो। रोहित धीरे धीरे बगल के बेडरूम से निकला। उसका चेहरा अजीब तरीके से शांत था, जिसमें एक अजीब सा मोड़ था। मितेश ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई, लेकिन इस पल वह रुक गया, ट्रिगर नहीं खींचा गया। तुम गोली क्यों नहीं चला रहे हो? तुम्हारी बंदूक में अभी भी 3 गोलियां हैं, जो तुम्हारे बचे हुए 3 बुर्गों के लिए काफ़ी हैं, 1 गोली प्रति व्यक्ति। तुम जल्दी से भगवान बन सकते हो। क्या तुम्हें थोड़ा प्रोत्साहन दूं? रोहित ने एक मुस्कुराहट दिखाई। एक भ्रम। तुम असली नहीं हो, तुम्हारा असली रूप इस कमरे में छिपा हुआ है। भ्रम पैदा करने की क्षमता से निपटना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसका मुकाबला करना नामुमकिन नहीं है। मितेश का चेहरा एक बदसूरत रूप में बदल गया। तुम्हारी क्षमता मजबूत है, लेकिन इसमें खामियां हैं। जब तक मैं जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं करूंगा, कोई भी चोट नहीं पाएगा और तुम सिर्फ परोक्ष रूप से ही मार सकते हो। तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो कि तुम्हारा अनुमान सही है? क्या होगा अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया? इस समय उसके बगल में 2 अधीनस्थ पूरी तरह से घबरा गए थे। बॉस, देखो उसे क्या हो रहा है। जिस अधीनस्थ को रोहित ने धकेला था, वह अब दीवार में आधा धंसा हुआ था, उसके साथ एक हो गया था, लेकिन ये जुड़ाव जाहिर तौर पर जबरदस्ती का था। आदमी पूरे शरीर में कांप रहा था, मुंह से खून बह रहा था, उसकी आंखें पीछे घूम रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह जल्द ही मर जाएगा। मितेश की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये एक भ्रम नहीं था। माफ करना, मैं शायद थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैंने उसे सिर्फ हल्का सा धकेला था, सिर्फ एक बार, और फिर भी वह मरने वाला है। कौन जानता था? रोहित ने आह भरी, उस आदमी को देखते हुए जिसने सांस लेना बंद कर दिया था। इंसान इतने नाजुक होते हैं। मैं अगली बार और सावधान रहूंगा। अब हमारे पुराने विषय पर वापस आते हैं। मैं तुमसे एक बार फिर पूछूंगा, तुमने ये सौदा किससे किया?
बड़े बड़े भाई, हम बस कर्मचारी हैं, हम सच में नहीं जानते कि किसने ये काम लिया, सिर्फ बॉस को पता है। एक अधीनस्थ झुक गया, उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। ये व्यक्ति रोनी से कहीं ज्यादा भयानक था। वह इतनी आसानी से मारता था जैसे कि वह खाया पी रहा हो। यह ऐसा था जैसे वह प्रयोगशाला के चूहों के साथ खेल रहा हो। जैसा कि उम्मीद थी, इसकी जड़ तुम ही हो। यही वजह है कि मैंने तुम्हें शुरू से ही नहीं मारा। मैंने खुद देखना चाहा कि तुम भूत धारकों से कैसे निपटते हो। मैं ये जानना चाहता था कि मुझे किस चीज़ की तलाश है। रोहित ने कहा जैसे सब कुछ समझ में आ गया हो। दोस्त, इस बिंदु पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ कहना चाहिए? तुरंत बाद उसने अपनी नज़र मितेश पर मोड़ ली। भले ही तुम मुझे न बताओ, यह मत भूलो, तुम्हारे अलावा काशी को भी इसके बारे में पता है। मैंने उससे पहले नहीं पूछा क्योंकि मुझे जल्दी थी, लेकिन अगर तुम मरने को तैयार हो तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। आखिरकार तुम भी व्यस्त हो, पुनर्जन्म के लिए भाग रहे हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि मितेश निर्दयी था, जिस स्थिति में वह फंसा था उससे बाहर निकलना कुछ मुश्किल था। रोहित की क्षमता सच में बेमिसाल महसूस हो रही थी। उसे शायद अपनी कही हुई बात वापस ले लेनी चाहिए। एक इंसान की तुलना में रोहित ने एक भूत की तरह ज्यादा काम किया। अनपेक्षित, समझने में मुश्किल, जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ असाइनमेंट मैनेज करता हूँ। हमें परवाह नहीं है कि हमें कौन काम पर रखता है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मालिक रोनी के क्लब का कोई है। उस व्यक्ति ने मुझे जानकारी दी थी। मितेश ने गहरी सांस ली और कहा, उसे कुछ जानकारी न देने का मतलब ये होगा कि वह आज इस जगह से जिंदा नहीं जा पाएगा। क्लब? ये सुनकर रोनी तुरंत चौंक गया। रोहित ने अपनी आंखें सिकुड़ी। तो क्लब के लोग भूत धारक हैं, जिसका मतलब है कि किसी ने रोनी पर अपनी नजरें जमा ली हैं। नहीं, हालांकि क्लब के ज्यादातर सदस्य भूत धारक हैं, कुछ शीर्ष स्थानीय व्यवसायी भी हैं। वे कभी कभी अलौकिक घटनाओं को संभालने के लिए ऊंची कीमतों पर भूत धारकों को काम पर रखते हैं या यहाँ तक कि उन्हें अंगरक्षक के रूप में भी रखते हैं। लेकिन जो लोग कीमत चुका सकते हैं और भूतों में दिलचस्पी रखते हैं, वे ज्यादा नहीं हैं। मितेश ने कहा, तुम्हें इस काम के लिए कितना भुगतान मिल रहा है? मितेश ने कहा, 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर। सच में छोटी राशि नहीं है। रोहित की पलकें फड़फड़ाईं। एक भूत की कीमत सिर्फ 100 मिलियन थी, फिर भी मितेश को काम पर रखने का दाम 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया था। विनिमय दर की गणना करने पर अंतर 3 गुना से ज्यादा था। ऐसा लगा रोनी से कम पैसे लिए गए थे। शायद इसमें कोई बिचौलिया शामिल था। वह प्रयोग किस बारे में है? भूत धारकों को भयानक भूतों के पुनर्जीवन से होने वाली मौत से बचने का एक तरीका। रोहित ने पूछना जारी रखा, तुम्हारे पास 1 मिनट बचा है। नहीं, 40 सेकंड। तुम तीनों में से जो भी जवाब देता है वह व्यक्ति जाता है। याद रखो, अब मैं मालिक हूं, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। घोस्ट डोमेन में उसका समय लगभग पूरा हो गया था। इस मामले को पूरी तरह से हल करने का समय आ गया था। अध्याय 73, जिंदा रहने के तरीके। स्रोत की जांच करना और यह पता लगाना कि इसके पीछे कौन था, ये तो बस रास्ते में किया गया काम था। अभी रोहित के लिए सबसे पहली प्राथमिकता जिंदा रहने का तरीका ढूंढना था, भूत के फिर से हावी होने से मरने से बचने का एक तरीका। लेकिन जब वह मितेश पर दबाव डाल रहा था तो उसने सवाल पूछकर शुरुआत नहीं की, क्योंकि केवल तभी जब ये लोग ये समझते कि एक भूत चालक कितना भयानक हो सकता है, वे नर्म पड़ते और स्वेच्छा से वह जानकारी देते जो वह जानना चाहता था। भूत के फिर से हावी होने से बचने का एक तरीका। जब मितेश ने यह सवाल सुना तो वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर वह अचानक हंसने लगा। ऐसा एक तरीका है जो शुरुआत में कुछ देश से फैला हुआ लग रहा था। ऐसा कहा जाता है कि संयोग से एक भूत चालक, शायद स्वर्ग द्वारा पसंदीदा, चमत्कारिक रूप से एक भूत के फिर से हावी होने से मरे बिना पूरे 1 साल तक जिंदा रहा। 1 साल तक जिंदा रहा। रोहित की नज़र रुचि से चमकी। एक भूत चालक कितने समय तक जिंदा रह सकता था यह इस बात पर निर्भर करता था कि उनके शरीर में भूत कितनी जल्दी फिर से हावी होता था। लेकिन भले ही एक भूत चालक भूत की किसी भी क्षमता का उपयोग न करे, उसके अनुमान के अनुसार वे आधे साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते थे। अगर कोई अपनी शक्तियों का बार बार उपयोग करता था तो भूत का फिर से हावी होना तेज हो जाएगा, जिससे भूत चालक की जिंदगी छोटी हो जाएगी। लेकिन एक भूत चालक जो 1 साल से ज्यादा जिंदा रहा था, इसमें कोई शक नहीं, यह एक चमत्कार था। विशिष्ट तरीका क्या है? रोहित ने उस पर दबाव डाला। तुम जानना नहीं चाहोगे? मितेश ने कुछ मजाक करते हुए कहा, यह एक खास मामला है, शायद 1000 भूत चालकों में से एक बेहद दुर्लभ घटना। तरीका लगभग अव्यावहारिक है, क्योंकि तुम जैसे लोग ज्यादा समय तक जिंदा रहने के लिए नहीं बने हो। आखिरकार तुम्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था। ये तुम्हारे शरीर में मौजूद भूत है जो तुम्हें जिंदा रखता है। यह अव्यावहारिक है या नहीं, ये तुम पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मुझ पर करता है। तुम्हारे पास 20 सेकंड बचे हैं। रोहित ने अपने फोन पर उल्टी गिनती की तरफ देखा। तुम सच में जिंदा रहना चाहते हो, है ना? मितेश ने अचानक एक ठंडी मुस्कान दिखाई। तो पहले हमें इस जगह से निकलने दो।
एक बार जब हम सुरक्षित हो जाएंगे तो मैं स्वेच्छा से यह जानकारी तुम्हारे साथ साझा करूंगा। तुम्हारे पास बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं है, 10 सेकंड बचे हैं। रोहित ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, बोलना या न बोलना। तुम जा पाओगे या नहीं, यह मुझ पर निर्भर करता है। बॉस, बस उसे बता दो। यह आदमी एक पागल है, वह सामान्य नहीं है। तुम देखते हो कि उसने बिना पलक झपकाए कितने लोगों को मार दिया। मुझे शर्त है कि वह भी फिर से हावी होने से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, एक पागल को नाराज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे जानकारी बता दो। चलो इस जगह से निकलते हैं और इस तरह का काम अब नहीं लेते। मितेश के पीछे के 2 अधीनस्थों ने जल्दबाजी में आग्रह किया। कॉफ़ी टेबल पर फ़ोन पर उल्टी गिनती को देखते हुए उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। यह आदमी रोनी से अलग था, उसका भूत असाधारण था। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं तभी बोलूँगा जब मैं सुरक्षित हो जाऊँगा, यह मेरी शर्त है, नहीं तो हम सब एक साथ ही क्यों न खत्म हो जाएं। मितेश का चेहरा भयंकर हो गया क्योंकि उसने अचानक एक खतरनाक दिखने वाली चीज़ निकाली। रोहित ने उसे देखा, तुम लोग बहुत साधन संपन्न हो, ऐसी खतरनाक चीज़ें भी तुम्हारे हाथ लग गईं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वे मेरे खिलाफ किसी काम की होंगी? बिना कोशिश किए तुम कैसे जानोगे? तुम डरावने हो और भले ही मैं बात करूं, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। क्यों न एक जोखिम लिया जाए, मितेश ने कहा। तुम्हारी धमकियां मुझ पर काम नहीं करतीं। यह मत भूलो, सिर्फ तुम्हें ही यह जानकारी नहीं पता। वह काशी पहले ही हिरासत में ले लिया गया है, मैं उससे भी पूछ सकता हूँ। रोहित ने पलटवार किया। ये सुनकर मितेश थोड़ा निराश हो गया। वह लगभग भूल ही गया था कि रोहित के पास सिर्फ वही नहीं था जिस पर वह मोलभाव कर सके। काशी उसकी पकड़ में था और काशी से पूछताछ करके वह वही जानकारी जान सकता था जो वह जानना चाहता था। वह बेकार काम करने में असमर्थ और इसके बजाय मेरे लिए इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। मितेश ने अपने अक्षम साथी को कोसने के बारे में सोचा, लेकिन यह अपमान का समय नहीं लग रहा था। बिना ज्यादा हिचकिचाहट के उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं बस वही साझा करूंगा जो मुझे पता है। तुम इस पर विश्वास करते हो या नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। स्वाभाविक रूप से रोहित ने जवाब दिया, जहां तक मुझे पता है, एक भूत चालक का भूत के फिर से हावी होने से मरना एक अपरिहार्य परिणाम है। कम से कम मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है उसमें एक भी अपवाद नहीं है। लेकिन जिंदा रहने के समय को लंबा खींचने का एक चरम तरीका है। जारी रखो। मितेश एक पल के लिए रुका और कहा, किसी ने निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ एक भूत ही दूसरे भूत से निपट सकता है। इसलिए एक पागल ने कुछ कोशिश की जब वह एक द्वेषपूर्ण आत्मा के पुनरुत्थान के कारण मरने वाला था, एक दूसरे भूत को अपने शरीर में आने दिया। 2 भूतों को एक साथ नियंत्रित करना। रोहित ने एक भान उठाए, इससे तुम और भी तेजी से मरोगे। सही है, सैद्धांतिक रूप से ये सच है, लेकिन एक और परिणाम भी है। 2 भूत एक दूसरे को रोकते हैं, जिससे एक नाजुक संतुलन बनता है, और इस संतुलन का परिणाम है द्वेषपूर्ण आत्मा का फिर से हावी होना काफी हद तक रुक जाता है। मितेश ने ईमानदारी से कहा। रोहित हंसने लगा, दिलचस्प और फिर भी पागलपन भरा। मौत के जरिए जिंदा रहने की कोशिश। सच में, सिर्फ एक पागल ही ऐसा करेगा। फिर भी वह व्यक्ति सफल हुआ। वे सफल हुए, लेकिन जहां तक मुझे पता है, ये सिर्फ एक ही मामला था। बाद में विभिन्न देशों के आत्मा चालकों ने सभी प्रयोग किए और बिना किसी अपवाद के वे सभी असफल रहे और उनकी मौतें दुखद थीं। मितेश ने जारी रखा, तो उस व्यक्ति की सफलता को एक असामान्यता के रूप में माना गया। हर देश को ये तरीका पता है, लेकिन उन्होंने इस जानकारी पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसके प्रसार पर सख्ती से रोक लगा दी है। ये बेहद गुप्त है, बेहद गुप्त। लगता है कि उन्हें डर है कि अगर आत्मा चालकों को इस तरीके का पता चला तो वे लापरवाह तरीके से इसकी कोशिश करेंगे, जिससे उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आएगी और अंततः राष्ट्र की स्थिरता प्रभावित होगी। रोहित ने जल्दी से समझ लिया कि राज्य इस जानकारी को क्यों प्रकट करने से रोकेगा। आत्मा चालक जो वैसे भी मरने वाले थे, वे स्वाभाविक रूप से यह जोखिम लेने की हिम्मत करेंगे, लेकिन इस जोखिम की कीमत समय से पहले मौत है। नुकसान बहुत बड़ा है, पूरी स्थिति के लिए हानिकारक है, इसलिए नाकेबंदी लगाना स्वाभाविक है। तुम क्या अनुमान लगाते हो? ये तुम्हारा काम है, मैंने बस तुम्हें तरीके के बारे में बताया है। लेकिन भले ही मैंने तुम्हें बताया है, क्या तुम इसे आजमाने की हिम्मत करोगे? मितेश ने पूछा। इस पर विचार करना जरूरी है, रोहित ने सोचा। ये तरीका सरल लगा, लेकिन व्यवहार में यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था। कौन सा आत्मा चालक अपने शरीर में दूसरे भूत को आने देने की हिम्मत करेगा? अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती और 2 भूत एक दूसरे को रोकते हैं, तो सिर्फ एक ही परिणाम होता है, तुरंत मौत। हालांकि ये तरीका एक निश्चित मौत से पहले एक आखिरी कोशिश के रूप में काम कर सकता है। जीतोगे तो क्लब की खूबसूरती पाओगे, हारोगे तो नर्क में गुलाम बनोगे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब मैं जा सकता हूं, है ना? मितेश ने कहा। अचानक रोहित ने मेज पर अपने फोन पर नजर डाली, खड़ा हुआ और कहा, मैं अपनी बात का पक्का हूं।
चीज़ें वैसी ही होनी चाहिए जैसी वे हैं, और भले ही तुमने मुझे वह सब कुछ बता दिया है जो मैं जानना चाहता था, और सही मायने में मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए, दुर्भाग्य से तुम्हारा समय खत्म हो गया है। उसने सीट पर उल्टी गिनती की तरफ इशारा किया। ये 0 तक पहुंच गई थी। तो मैं चाहता हूं कि तुम तीनों एक साथ निकल जाओ। ओह, और वैसे क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे हाथ में जो है वह असली चीज़ है? ये फन एग क्यों नहीं हो सकता? ये सुनकर मितेश की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने अपने हाथ में मौजूद चीज़ को देखा, किसी तरह वह सच में एक फन एग में बदल गई थी। रोहित टिल्डा। मितेश चौंका और गुस्से में था। उसने अपनी लाठी पकड़ी और इस घृणित साथी पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसे पीट पीट कर मारने का इरादा था। शुरू से ही ये लड़का उसके साथ खेल रहा था। जिस पल वह लिविंग रूम में चला, वह और उसके आदमी पहले से ही फंस गए थे और कोई भागने का रास्ता नहीं था। रोहित ने केवल जानकारी निकालने के लिए इतनी बात की और उसे जाने देने का कभी इरादा नहीं था। अलविदा टिल्डा। रोहित ने हंसते हुए चेहरे के साथ अलविदा कहा। लिविंग रूम में लाल रोशनी थोड़ी टिमटिमाई और एक पल में सब कुछ बदल गया। जमीन पर पड़ी लाशें गायब हो गईं, जैसे कि दीवार में धंसा हुआ व्यक्ति और 2 जीवित अधीनस्थ, यहाँ तक कि मितेश, जो उस पर हमला कर रहा था, भी चला गया था। सिर्फ एक सुनहरी लाठी जमीन पर गिर गई। फिर भी लिविंग रूम अभी भी लिविंग रूम था, लेकिन अब वह इन लोगों की उपस्थिति से रहित था, जैसे कि सभी लोग इस दुनिया से हवा में गायब हो गए हों, अपने पीछे सिर्फ कुछ चीजें छोड़ गए हों। अध्याय 74। बदला। क्या सब ठीक हो गया? जमीन पर लेटा हुआ रोनी गायब होते हुए मितेश और उसके समूह को देखकर थोड़ा हैरान होकर रोहित की ओर देखा। यीशु, तुम बेहतर होगा कि बात मत करो, तुम बहुत कमजोर हो। एक भूत संभालने वाले के रूप में लोगों के झुंड से इस तरह जमीन पर जकड़ा जाना और मनचाहा पीटा जाना, अगर इसकी खबर बाहर गई तो यह मेरे जैसे भूत संभालने वाले के लिए शर्म की बात होगी। रोहित ने सोफे पर बैठकर एक छोटे चम्मच से फन एग खाते हुए कहा। वैसे ये चॉकलेट का स्वाद है। क्या तुम थोड़ा चाहते हो? उसने एक चम्मच भरकर रोनी की ओर बढ़ाया। क्या तुम पहले मुझे छोड़ नहीं सकते? रोनी ने कहा। एक पल रुको, इससे पहले कि हम ऐसा करें, मेरे अंदर की चीज को थोड़ा शांत होने दो। मैं पक्का नहीं कह सकता कि तुम्हारे खून के संपर्क में आने से यह उत्तेजित हो जाएगा, रोहित ने अपनी आंखें बंद करके कहा। जब वह ट्रीट का आनंद ले रहा था तो उसने असल में अपने शरीर के अंदर की आंख को मरोड़ते हुए महसूस किया, कोई अजीब सी शक्ति बन रही थी। यह एहसास भूत का पुनरुत्थान था। रेड न्यूज़पेपर का असर पहले ही कम हो रहा है। जब तक मैं उस कागज को भूत के हाथों से फिर से नहीं छीन लेता, लेकिन शहर के एक जिले में छिपे हुए भूत को ढूंढना बहुत मुश्किल है, और मैं पक्का नहीं कह सकता कि भूत अभी भी जयपुर शहर में है। रोहित ने पूरी तरह से टूटे हुए रेड न्यूज़पेपर को देखते हुए कहा। रेड न्यूज़पेपर जमीन पर गिर गया, पूरी तरह से बेकार, आखिरकार राख की तरह बिखर गया। अखबार सिर्फ एक बर्तन है। उसके अंदर मौजूद भूत की शक्ति मेरे भूत की आंख के पुनरुत्थान को दबाने का असली कारण है, लेकिन उस पर बची हुई शक्ति बहुत कमजोर है, इसलिए कुछ दबाव के बाद इसने पूरी तरह से अपना असर खो दिया है। रोहित ने टिप्पणी की। उसकी नज़र थोड़ी सी चमकी। लगता है कि मितेश ने जो कहा वह सही था। हाँ, एक भूत दूसरे भूत को दबा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे रोनी हेडलेस घोस्ट शैडो को दबा सकता था। यहाँ कुछ अनिश्चित चर काम कर रहा है, रोहित ने खुद से बुदबुदाया। जैसे ही वह सोच रहा था, अचानक उसे अपनी छाती में एक जबरदस्त दर्द महसूस हुआ। जैसे उसकी छाती फट रही हो, दर्द उसकी हड्डियों तक पहुंच गया। किसी ने जबरदस्ती उसकी छाती में एक गहरा घाव बना दिया। उसके अंदर से एक लाल रंग की आंख निकली। ये 7वीं आंख थी जो उसके शरीर पर उगी थी। तुम इस समय शुरू नहीं हो रहे हो, है ना? रोहित को इस तरह की परेशानी में देखकर रोनी का दिल जोर से धड़का और उसने तुरंत कहा, अगर यह पुनर्जीवित होने वाला है तो कम से कम जल्दी करो और मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर के भूत से नहीं निपटना चाहता। रोहित, अब जिसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था, सांस लेते हुए और हवा में हाँफते हुए बोला, मैं अभी मरूंगा नहीं, बस मैंने जो सीमा तय की थी वह टूट गई है। इसका मतलब है कि मेरा पुनरुत्थान शायद अनुमान से कहीं जल्दी होगा, 1 महीने के अंदर, हालांकि मैं पक्का नहीं कह सकता। एक भूत जो घोस्ट डोमेन बना सकता है वह सच में भयानक है। उसने कितनी बार घोस्ट डोमेन का उपयोग किया था, वह उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकता था, लेकिन यह इन कुछ बार के उपयोग से ही पहले रेड न्यूज़पेपर का असर खत्म हो गया था और अब एक आंख उग गई थी। आगे पुनरुत्थान की ये दर तेज होने की संभावना थी। माफ करना, अगर मेरी गलती न होती तो तुम्हारे लिए यह इतना बुरा न होता, रोनी ने माफी मांगते हुए कहा, क्योंकि उसने रोहित को जरूरत से ज्यादा एक बार अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया था। तुम क्या मजाक कर रहे हो? क्या ये तुम्हारी गलती है? यहाँ आना है या नहीं और मेरी क्षमता का उपयोग करना है या नहीं, यह मेरा फैसला था। मैं एक वयस्क हूँ, मुझे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, रोहित ने अपनी परेशानी को दूर करते हुए कहा और खड़ा हो गया। उसने जमीन से एक छड़ उठाए और रोनी के हाथों में ठुकी कीलों को निकालने लगा। इसके अलावा, चाहे मैं परेशानी ढूंढूं या न ढूंढूं, परेशानी मुझे ढूंढ लेगी।
मितेश और उसके समूह से अभी निपटना भविष्य की परेशानियों को बचाता है। नहीं तो अगर उन्होंने मेरे परिवार को पकड़ लिया और मुझे धमकाया तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। चून की मौत किसी भी तरह से निश्चित है तो क्यों न मैं अपनी आस्तीनें ऊपर करूं और अंत तक लड़ूं। आखिरी कील निकालने के बाद रोनी को आज़ाद कर दिया गया। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? रोनी खड़ा हो गया, उसके पूरे शरीर से ताज़ा खून बह रहा था क्योंकि उसके पिछले घाव चमत्कारिक रूप से तेजी से ठीक होने लगे थे। रोहित ने एक नज़र डाली। ये रोनी के घोस्ट ब्लड की खास क्षमता होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि मितेश कई कोशिशों के बावजूद उसे मारने में असफल रहा। मैं तुम्हारे क्लब की जांच करना चाहता हूं और साथ ही कुछ फ़ोन कॉल करना चाहता हूं, उसने घोषणा की। अचानक रोहित ने मेज़ पर एक स्मार्टफोन रखा। मितेश का स्मार्टफोन। इसके अलावा मैं फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट से किसी को भी छोड़ने की योजना नहीं बना रहा हूं। मैं उस दुश्मन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जो भविष्य में मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। पूर्वजों ने सही कहा था, अगर तुम खरपतवार काटते हो तो जड़ें भी हटा दो। मैं सिर्फ जड़ों को हटाने की योजना नहीं बना रहा हूं, बल्कि मैं उस मिट्टी को भी उलट दूंगा जहां वे उगते हैं। इस तरह की फ़ोन लिस्ट में ज़्यादातर लोग उद्योग के अंदर के लोग होते हैं। भले ही एक या दो निर्दोष हों, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा। रोहित का व्यवहार ठंडा हो गया, उसकी आंखों में एक हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। गलती से मारना बेहतर है, बजाय इसके कि जाने दिया जाए। अगर इन कीटों का खात्मा नहीं किया गया तो हमारे परिवार को भुगतना पड़ेगा, उसने निष्कर्ष निकाला। रोनी ने कुछ संशय के साथ जवाब दिया, ये कैसे संभव हो सकता है? यह अनिश्चित है कि हम भयानक भूतों की शक्ति का कितनी बार उपयोग कर सकते हैं। वह देख सकता था कि रोहित पर भयानक भूत का और भी प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन उसने लगभग क्रूर तरीके का विरोध नहीं किया। आखिरकार यह मितेश था जिसने पहली चाल चली थी और मास्टरमाइंड अभी भी जिंदा था। जबकि योजना अच्छी थी, इसे लागू करने की कठिनाई काफ़ी थी। 36 युक्तियों में से एक युक्ति है उधार ली हुई छुरी से मारना। मैं एक भूत को जानता हूं जो कुछ भयानक है, रोहित ने समझाया। मैं उस भूत से इस फोन लिस्ट के लोगों को मारने की योजना बना रहा हूं। अगर वे उसके हमले से बच जाते हैं तो वे बस भाग्यशाली हैं। क्या तुमने इस भूत की गति को समझ लिया है? मुश्किल से, रोहित ने पुष्टि की। रोनी ने तेजी से सांस ली, हैरानी से उसकी ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहित के पास इस तरह की चाल होगी। ये काफ़ी डरावना था कि उसके पास घोस्ट डोमेन था और वह दूसरे भूतों को भी अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर सकता था। हालांकि फ़ोन में एक पासवर्ड है। ये लॉक है। रोहित ने फ़ोन को चलाने की कोशिश की लेकिन पासवर्ड का संकेत आया। अब क्या करें? रोहित ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं एक मोबाइल फ़ोन की दुकान के मालिक को जानता हूं जो इसे क्रैक कर सकता है। मैं इसे संभाल लूंगा। तुम जाओ और खरीदार से बात करो। रुको, क्या तुम सच में उस भूत को बेचने की योजना बना रहे हो? पहले मितेश ने जिक्र किया था कि अगर तुम दो भूतों को नियंत्रित करते हो तो पुनरुत्थान के समय को बढ़ाने का एक मौका होता है। इस हेडलेस घोस्ट को क्यों न रखकर कोशिश करें? रोनी ने अचानक उसे याद दिलाया। मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। मैं असल में इसे बेचने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं एक नकली बेचने जा रहा हूँ, रोहित ने बेतरतीब ढंग से कहा। ये पैसे के बारे में नहीं है, यह इस अवसर का उपयोग करके कुछ ऐसी चीज़ों तक पहुँचने के बारे में है जो आमतौर पर पहुँच से बाहर होती हैं। मितेश का तरीका सिर्फ एक खराब विचार है। इसमें विशिष्ट जानकारी की कमी है। तुम हेडलेस घोस्ट का तुरंत प्रयोग करने के लिए इतने लापरवाह नहीं हो सकते। अगर तुम हेडलेस घोस्ट से अपना शरीर हार जाते हो तो क्या होगा? तब न केवल हेडलेस घोस्ट आज़ाद हो जाता है, बल्कि यह तुम्हारे शरीर के अंदर के भूत को भी नियंत्रित करता है और तुम अप्रत्यक्ष रूप से एक और भी भयानक भूत को पोषित करोगे। मैंने इतना दूर नहीं सोचा था, रोनी ने कुछ शर्मिंदा होकर माना। जहां सफलता होती है वहां शोध होता है और शोध से पैटर्न का पता लगाया जाता है। जहां पैटर्न होते हैं वहां योजनाएं होती हैं। हमारे पास जो भूत है वह सटीक निष्पादन योजनाओं को प्राप्त करने के लिए एक मोलभाव करने की शक्ति है। हालांकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी स्थिति इतनी खराब नहीं है, उसने समझाया। खत्म करने के बाद रोहित ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम खरीदार से कितनी जल्दी संपर्क कर सकते हो? कल रात, रोनी ने जवाब दिया। अच्छा है, तो कल रात मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करूंगा। रोहित ने नंचाकू और बंदूक उठाई जो मितेश ने पीछे छोड़ दी थी और तुरंत चला गया। जाने से पहले उसने एक और चेतावनी दी, अगर तुम फिर से गलती करते हो तो ये कहने की जहमत मत उठाना कि तुम मुझे जानते हो। बस किसी को अपनी लाश उठाने के लिए भेजना।